बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर एंड फूड के साथ मैं हूं प्रोफेसर अयूब लतीफ़। और आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बीएस कंप्यूटर साइंस में काफ़ी कोर्सेज पढ़ाता हूं, लेकिन 4 कोर्सेज जो मेरे एरिया के हैं और जिनको मैं अक्सर पढ़ाता हूं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन और डिज़ाइन पैटर्न्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर लैक करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में आज स्टूडेंट्स को उनके डिफरेंसेस बताऊँ। मुझे नहीं पता कि वीडियो कितनी देर की होगी, 5 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊँ ताकि कम से कम आपको जो है उसका डिफरेंस क्लियर कट पता हो। जब डिफरेंस पता होगा तो फिर आप आगे ग्रो कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंस क्लासेस में बताया नहीं जाता है, आई एम श्योर बताया जाता है, लेकिन गालिबन आप लोग भूल जाते हैं और फिर कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये आसान लफ्ज़ों में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार देख सकें और आप कन्वे भी कर सकें, लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकें और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर भी कर सकें। देखिए जी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस का उसमें इस्तेमाल होता है। अब ये एक डिफरेंट स्टोरी है कि आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ाया गया हो, लेकिन बेसिकली उस कोर्स का पर्पस है आपको प्रोग्रामिंग सिखाना। ठीक है जी, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज है हमारे पास, GW बेसिक है, इस तरह की लैंग्वेजेस में आपको एक कोर्स अमूमी तौर पे करवाया जाता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। अगर किसी यूनिवर्सिटी में सी शार्प में कराया जाता है तो वो भी सही है, बिकॉज़ उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पार्ट जो है वो नहीं दिखाया जाता। जावा में कराया जाता है वो भी सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट नहीं दिखाया जाता, लेकिन जनरली प्रोसीजरल लैंग्वेज में कराया जाता है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ एक गाड़ी बनाने की। अगर मुझे एक गाड़ी बनानी है तो मैं कहूँगा कि जी मुझे एक गाड़ी बनानी है। गाड़ी में कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे मिल के गाड़ी बनेगी, मैं इनकी फ़िक्र नहीं करूँगा। मैं कहूँगा जी पूरी गाड़ी है, उसके अंदर इंजन भी होगा, उसके अंदर जो है वो इंटीरियर भी होगा, उसमें टायर्स भी होंगे, उसमें इंजन भी होगा और किसी तरीके से वो गाड़ी चलेगी। तो अगर इन सारी चीज़ों को जोड़कर मैं किसी तरीके से गाड़ी चला देता हूँ और ये सारी चीज़ें अलग-अलग ना भी बनी हुई हों, तो कहा जाएगा कि मैंने गाड़ी जो बनाई है वो मैंने प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर बनाई है। हो सकता है इस लैंग्वेज में बनाने के लिए कोई पीछे बिल्ट इन चीज़ हो जिसको मैंने इस्तेमाल किया हुआ हो, जैसे कोई लोहे का कलर की लाइब्रेरी हो या लोहे की लाइब्रेरी हो जिसका मैंने इस्तेमाल किया हो, रबड़ की लाइब्रेरी हो उसका मैंने इस्तेमाल किया हो। तो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमारे पास लाइब्रेरीज़ नहीं होती। बिल्कुल हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर भी लाइब्रेरीज़ हो सकती हैं, लेकिन वो लाइब्रेरीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई होती ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के दरमियान। ठीक है जी, ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो अगर मैंने गाड़ी बना के किसी तरह से चला दी तो कहा जाएगा जी मैंने गाड़ी जो है वो प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर डेवलप कर ली। ये कॉन्सेप्ट हो गया है प्रोसीजर लैंग्वेज का, या वो वाले पार्ट का जिसको जनरली मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में जो बीएस कंप्यूटर साइंस कराती हैं कवर करवाया जाता है किसके अंदर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स के अंदर। अब एक स्टेप आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जी दुनिया में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, तो कार इटसेल्फ भी एक ऑब्जेक्ट है और कार जिन चीज़ों से बनकर मिलकर बनी हैं वो चीज़ें भी ऑब्जेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे इंजन एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, डोर्स एक ऑब्जेक्ट हैं, व्हील्स एक ऑब्जेक्ट हैं, इस तरह की सारी चीज़ें गाड़ी की, और शीशे हो गए ये एक ऑब्जेक्ट है, दरवाजे हो गए ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हूँ तो ज़ाहिरी बात है मैं इन सारी चीज़ों की क्लासेस बना लूँगा, क्लासेस बना के मैं रख लूँगा, और उससे फ़ायदा मुझे ये होगा कि अगर कल को जैसे मैंने अगर एक इंजन की क्लास बना के रख ली, उस इंजन की क्लास से मुझे कोई नई गाड़ी बनानी है तो मैं उसी क्लास को दोबारा इस्तेमाल कर सकूँगा। ये एक तय शुदा बात है कि एक क्लास के हम जितने ऑब्जेक्ट चाहें हम बना सकते हैं, और अगर जिन लोगों को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्फ्यूजन है, वो मेरा इसी चैनल के ऊपर मेरा एक लेक्चर है बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का लेक्चर देख लें तो आपको बहुत आसानी के साथ वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अगर मैंने गाड़ी बनाई जिसमें मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा, ठीक है जी, और उनको जोड़ के मैंने गाड़ी बनाई, अब हो सकता है कि किसी शख्स ने पहले बहुत अच्छी व्हील्स जो हैं वो बनाए हुए हों, तो वो मेरे पास एक लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मैं बजाय इसके कि मैं व्हील्स खुद बनाता, मैंने उसके व्हील्स पूरे एज इट इज़ इस्तेमाल कर लिए। ठीक है जी, तो अगर मैंने उसके एज इट इज़ व्हील्स इस्तेमाल कर लिए तो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसके तहत आता है? रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जावा की बात करें तो पैकेजेस के अंदर आता है, सी शार्प की बात करें तो नेम स्पेस के अंदर आता है।
उसमें बिल्ट इन क्लासेस हैं जी, जो मैंने यूज़ करनी है मैंने ठक करके उसका ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने गाड़ी बना ली। तो अगर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट के तहत बनी है और पूरी गाड़ी मल्टीपल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर एक बड़े ऑब्जेक्ट यानी कार के शेप में आई है, तो कहा जाएगा कि जी मैंने गाड़ी जो बनाई है वो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पैराडाइम यूज़ करते हुए बनाई है। ये फ़र्क हो गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, या फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के पैराडाइम का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम का। ठीक है जी, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, a larger object is composed of smaller objects। मैंने बहुत सारे smaller objects को मिलाया और मैंने एक गाड़ी बना ली। जो मेरे पास objects बने हुए हैं उनको मैं चाहूँ तो मैं किसी और सॉफ्टवेयर में जब कोई मैं बनाना चाहूँ तो मैं उसमें भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक स्टेप और आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन हमें ये कहता है कि जी हम कोडिंग करने से पहले या कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका एक मॉडल बना लें, एक डिज़ाइन मॉडल बना लें, एक रिक्वायरमेंट्स मॉडल बना लें, एक एनालिसिस मॉडल बना लें। तो अगर मैं किसी तरह से, मुझे ये पता है कि यार गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे चलनी है या गाड़ी जो है वो डीजल पे चलनी है, गाड़ी की एक रिक्वायरमेंट है, मैं उसके लिए उसका रिक्वायरमेंट्स मॉडल बना लूँ, यानी उसका यूज़ केस मॉडल बना लूँ। उसके बाद गाड़ी के कौन से कंपोनेंट्स किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि जब मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करूँगा, यानी अगर बटन प्रेस करूँगा या फिर अगर मैं की जो है उसको घुमाऊँगा तो उसने इंजन को जाके एक्टिवेट करना है। तो जो इग्निशन है उसने कम्युनिकेट करना है इंजन के साथ। गाड़ी का जो शीशे को रोल डाउन करने का नॉब है जिसको मैं घुमाऊँगा तो वो विंडो के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, शीशा नीचे आएगा। ट्रंक का बटन है, उसको मैं प्रेस करूँगा तो गाड़ी की डिग्गी खुल जाएगी, उसने डिग्गी के साथ कम्युनिकेट करना है। स्टीयरिंग जो है उसने एक्सेल्स के साथ कम्युनिकेट करना है, मैं घुमाऊंगा तो वो राइट जाएगा, वो लेफ्ट जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी जो कम्युनिकेशंस हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इन कम्युनिकेशंस को मैं कोई डायग्राम्स पे ले आऊँ, जैसे अमूमी तौर पे हम इंटरेक्शन डायग्राम्स इनको लेकर आते हैं जिसमें सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम आता है। फिर कौन सा ऑब्जेक्ट किससे कम्युनिकेट कर रहा है उससे मुझे पता चलेगा कि कौन सी क्लास ने किस क्लास से कम्युनिकेट करना है, या इन अदर वर्ड्स किस क्लास का कौन सी दूसरी क्लास के साथ रिलेशनशिप होगा। तो मैं इसके लिए फिर एक क्लास डायग्राम बना लूँगा। क्लास डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे पता होगा कि जी डिग्गी वाले बटन ने डिग्गी से कम्युनिकेट करना है, स्टीयरिंग ने जो है वो एक्सेल और फिर फाइनली व्हील से कम्युनिकेट करना है, एसी के बटन ने एसी से कम्युनिकेट करना है, इग्निशन ने इंजन से कम्युनिकेट करना है। तो जब ये सारी चीज़ें जानते हुए मैं अपना कोड जनरेट करूँगा इसका, तो गलती के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में मैं सक्सेसफुल मैं तभी कहलाऊंगा कि जब मैंने ऐसा कोड लिख दिया है जो बिल्कुल मेरे मॉडल के हिसाब से हो। अगर मेरा मॉडल एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है और मेरा जो कोड है वो एक अलग लैंग्वेज में काम बात कर रहा है तो कहा जाएगा कि मुझे एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग नहीं आती। ठीक है जी, तो ये सारे मॉडल्स जो हैं, रिक्वायरमेंट्स मॉडल, एनालिसिस मॉडल, डिज़ाइन मॉडल और फिर कोड मॉडल, ये जब सारे के सारे मॉडल्स के थ्रू एक्चुअल कोड लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि मैंने अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट किया है। क्या फ़ायदा होगा, गलती के चांसेस मैंने आपसे कहा कम होंगे, प्रोग्रामर्स का काम आधा हो जाएगा। अगर मैं प्रोसीजर लैंग्वेज में जो प्रोग्रामर्स 50% सॉफ्टवेयर बनाने में प्रोग्रामिंग करते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैं आऊँगा तो शायद वो एफर्ट गिर के 30% हो जाएगा, 35% हो जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन लगा लूँ तो वो एफर्ट और गिर के शायद ओवरऑल सॉफ्टवेयर के एफर्ट में वो 15% पे आ जाएगा या शायद 10% पे आ जाएगा। ये उसका एडवांटेज हो जाएगा। तो कामयाबी कब मिलनी है मुझे जी, कामयाबी तब मिलनी है व्हेन माय कोड इज एग्जैक्टली एज पर माय मॉडल। रिक्वायरमेंट मॉडल से एनालिसिस मॉडल जनरेट हुआ। एनालिसिस मॉडल में क्या चीज़ें आती हैं जी, यूज़ केस की रियलाइजेशन आती है कि मेरे सिस्टम की कौन कौन सी क्लासेस होंगी, इंटरैक्शन डायग्राम्स आ जाते हैं, सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम आ जाते हैं। फिर एनालिसिस मॉडल से डिज़ाइन मॉडल जनरेट हुआ। डिज़ाइन मॉडल में क्या चीज़ें आती हैं जी, क्लास डायग्राम आ जाता है कि सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम से मेरा क्लास डायग्राम जनरेट हो जाएगा, डिज़ाइन मॉडल आ गया। और डिज़ाइन मॉडल से मेरा कोड मॉडल जनरेट हुआ कि उन क्लास डायग्राम की मदद से मेरा जो कोड है वो जनरेट हो जाए। ठीक है जी, तो ये ऊट का एडवांटेज हो गया। अब लोग कहते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स। डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक एल्गोरिथम्स, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ बने बनाए डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स हैं जो कुछ 4 हजरात ने बनाए थे, जिसमें गैंग ऑफ 4 के नाम से जो मशहूर हैं, और इनकी बहुत मशहूर किताब है, आप लोगों ने शायद वो देखी हो या पढ़ी नहीं होगी, तो आई एम श्योर देखी होगी अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो उसमें अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। अलग अलग सिचुएशंस में मैं उन डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं अलग सिचुएशंस में उन डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करूँगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर मुझे जो सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ उसमें अगर कोई चेंज लाना होगा तो वो चेंज लाना क्या होगा,
वो बहुत आसान होगा। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ जी मेरी गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बेसिकली चेंज हो जाए। मुझे इंटीरियर ऐसा नहीं चाहिए, मेरा इंटीरियर जो था वो ब्लू कलर का था, मुझे अब ग्रे कलर का चाहिए, और मुझे अब जो है वो प्लास्टिक में नहीं चाहिए, मुझे लेदर मटेरियल में चाहिए। या मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी की जो सीट्स हैं वो बेसिक थी, अब मुझे बकेट सीट्स चाहिए और अच्छी वाली सीटें चाहिए। या फिर मैं कहता हूँ कि मेरी गाड़ी का जो इंजन था वो कार्बोरेटर बेस्ड था, अब मुझे EFI बेस्ड इंजन चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर मुझे डिज़ाइन पैटर्न्स बहुत क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशंस के डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, कुछ जो हैं वो गाड़ी के बिहेवियर से रिलेटेड होंगे कि गाड़ी जी कार्बोरेटर पे चलेगी या EFI पे चलेगी, ये इसका बिहेवियर हो गया। या फिर और बिहेवियर के अंदर गाड़ी के जो बटन्स होंगे शीशे के, वो नॉब्स होंगे जो मैनुअल होंगे या वो ऑटोमेटेड होंगे, ऑटोमेटिक होंगे। गाड़ी का मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम होगा या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द कार, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स में बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। गाड़ी कंपोज कैसे होगी, ठीक है जी, इंजन होगा, इंजन का कोई ना कोई बॉडी होगी, फिर पीछे गाड़ी के अंदर सीटिंग एरिया की बॉडी होगी, उससे पीछे ट्रंक एरिया की बॉडी होगी। ठीक है, तो किस तरह के स्ट्रक्चर में गाड़ी बनेगी, पहिए कहाँ पे लगाए जाएंगे, इस तरह में जो डिज़ाइन पैटर्न मुझे हेल्प करते हैं वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स कहलाते हैं। और अगर मैं गाड़ी पहली बार बनाने जा रहा हूँ, तो जब मैं गाड़ी को एक्चुअली क्रिएट कर रहा हूँ उस टाइम पे जो डिज़ाइन पैटर्न्स मुझे हेल्प करेंगे वो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स कहलाएंगे। ठीक है जी, तो एडवांटेज कोई मसले की बात नहीं है। अगर मेरे पास विड्स है तो विड्स का इंटीरियर इस तरह से बना हुआ है, मिसाल के तौर पे, कि वो इंटीरियर 7 अलग अलग तरह की गाड़ियों में लग सकता है। ये फ़ायदा है डिज़ाइन पैटर्न्स का। सीट्स, सुजुकी एवरी की सीट्स ऐसे बनी हुई हैं कि वो 15 अलग तरह की गाड़ियों में, अलग अलग कंपनी की गाड़ियों में लग सकती हैं। बहुत थोड़े से चेंजेस करूँगा और वो आसानी के साथ लग सकती हैं। पूरे इंजन को, ब्लॉक को उठा के मैं किधर और ले जा सकता हूँ। गाड़ी का स्ट्रक्चर भी ऐसा है बहुत सारी दूसरी गाड़ियों का कि वो उसके अंदर आसानी के साथ अकोमोडेट हो सकता है। ठीक है जी, तो ये फ़ायदा मुझे मिलेगा अगर मैं डिज़ाइन पैटर्न्स को अकोमोडेट करूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप पढ़ें और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। मैं आपकी हर तरह से हेल्प कर सकता हूँ, मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई आपके कन्फ्यूजन्स हो तो आप दूर करने के लिए आप मुझसे बात करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। कोड एग्जाम्पल्स चाहिए मैं आपको वो भी दे सकता हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो आके मुझसे मिल सकते हैं, तो दूसरे बच्चे हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। तो आई होप कि इस वीडियो ने कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा दिया होगा। मैं और बहुत बात कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा। आई जस्ट वांट टू कीप इट शॉर्ट ताकि आप लोग पूरी वीडियो देखें। फिर अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन आए तो मुझे दूसरी वीडियो बनाने में जो है वो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चे, वो बच्चा जो फंस रहा है एक छोटे से कॉन्सेप्ट से, वो इसको आसानी के साथ समझ सके। मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा दौर है आजकल का BS कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स के लिए। इंडस्ट्री बूम कर रही है, बहुत अच्छे पैसे जो हैं वो मार्केट में दिए जा रहे हैं जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं उनको। और मैं ये समझता हूँ कि BS कंप्यूटर साइंस में स्काई इज़ द लिमिट अगर आपको काम आता हो। ठीक है जी, मैं इसीलिए उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इनको आप अकोमोडेट कर सकते हैं। डिज़ाइन पैटर्न इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेशक आपको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा दी जाए, लेकिन आप किसी भी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है आप उसको उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो खूब मेरी वीडियो शेयर करें, मुझसे कोई सवाल आ तो ज़रूर करें। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। ठीक है जी, एंड आई विल बी हैप्पी फॉर आंसरिंग यू। टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इट्स मी अय्यूब लतीफ़ साइनिंग आउट। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।